नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बम्बू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान जीके की जो क्लासें हैं वो चल रही हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप तैयारी है वो अच्छी कर रहे होंगे। तो सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग की विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है, जल्दी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और आप ये मान के चलिए भी अगस्त सितंबर के करीब एग्ज़ाम है वो हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आप तैयारी मजबूत कर लीजिए और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग वीडियो स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे दो, जिसमें प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजशेखर। इसका आंसर होगा राजशेखर। ये जो इन दोनों का महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का कॉमन है वो दरबारी कवि रहा है। निम्न में से महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। तो इसमें होगा गुज्जर प्रतिहार है, तो प्रतिहार हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? यह क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो बहुत ही शर्म की बात है आपके लिए। और ये है 20 नंबर क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। 1 नंबर ऑप्शन है यशपाल, 2 नंबर है राज्यपाल, 3 नंबर है महेंद्रपाल द्वितीय और 4 नंबर है महिपाल। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हम गुहिल वंश पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश के अंदर, तो आज हम पढ़ रहे हैं अल्लट। तो इन्हें आलू रावल के नाम से भी जाना जाता था, यानी जो अल्लट है इसका जो अन्य नाम है वो है आलू रावल। इन्होंने हुण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, यानी अल्लट का जो विवाह है वो हरिया देवी से हुआ था। और अल्लट ने ही नौकरशाही जो सिस्टम है, हमारी जो नौकरियां चलती है एलडीसी है, पटवारी है, जो आजकल ज़्यादा चर्चा में है, और हम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइम ये इस हिसाब से नहीं चलता था पुराने समय में। तो ये जो नौकरशाही का जो सिस्टम है वो इसी अल्लट ने ही शुरुआत की थी। इसकी जानकारी जो है सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर है मिलती है। इन्होंने नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी राजधानी बनाई, यानी पहले नागदा इनकी राजधानी चल रही थी तो उसको इन्होंने शिफ्ट करके आहड़ को है वो अपनी राजधानी वो बनाई है। तो अल्लट से पहले हमने कौन से शासक को पढ़ा था वो आपका कमेंट है वो कर दीजिए। तो अल्लट से पहले हमने पढ़ा था बप्पा रावल को, बप्पा रावल से पहले हमने पढ़ा था गुहिलादित्य को, और ये हम पढ़ रहे हैं गुहिल वंश। तो आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि वास्तविक संस्थापक कौन है गुहिल वंश का। उसके बाद में आप ये भी कमेंट कर दीजिए कि जो बप्पा रावल है उसको विप्र शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ के अंदर किया गया है। और अब हम इनकी बात करें तो आहड़ में वरहा मंदिर का जो निर्माण है वो अल्लट ने करवाया है, और आठपुर प्रशस्ति है वो अल्लट के समय ही लिखी गई है। और इसका जो समय है वो 977 ईस्वी है। इसका जो 977 ईस्वी है, ये कई बार तो ये होता है कि ये प्रशस्ति उस समय लिखी गई होती है, कई जगह ये सन इसलिए यूज की होती है कि ये उस सन में मिलती है, इसलिए इन चीज़ों पे कंफ्यूजन मत होना। बस ये जिस भी ग्रंथ या जो काव्य रचना आपको मिलेगी उनके साथ जो सन लिखी होती है उसको बस आपको याद है वो कर लेना है। अल्लट की जो माता है वो महालक्ष्मी है, जो राष्ट्रकूट वंश की कोई शासक होगा उसकी बेटी रही होगी। और हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह की जो जानकारी है, यानी अल्लट ने जो शादी की थी वो हरिया देवी से की थी और वो हुण की राजकुमारी थी। और इस बात की जो जानकारी है वो आठपुर प्रशस्ति के अंदर मिलती है। हरिया देवी ने हर्षपुर शहर बसाया, इसकी जानकारी भी किससे मिलती है? आठपुर प्रशस्ति से।
उसके बाद में आती है सारणेश्वर प्रशस्ति। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सिरोही से प्राप्त हुई है 957 ईस्वी के अंदर। और आठपुर जो प्रशस्ति है वो कब? 977 ईस्वी के अंदर। और इसकी जो माता है ये महालक्ष्मी है। ये इसकी जानकारी भी आठपुर प्रशस्ति के अंदर मिलती है कि महालक्ष्मी ही अल्लट की माता है। और ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति है इसके अंदर भी सेम नाम है वो मिल रहा है। और ये जो पुत्र है ये नरवाहन का बताया गया है किसके अंदर? सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर। और अल्लट की जो मंत्री परिषद का उल्लेख भी इसी प्रशस्ति के अंदर मिलता है। किसके अंदर? सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर। तो चलिए मंत्री और उनके जो पद हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो मंत्री है अमात्य है, इनका जो पद है वो है प्रधानमंत्री का। पहले ये पद ज़्यादा होते थे, उसके बाद में नौकरशाही वंश की स्थापना भी इसने कर दी थी। संधि विग्राहक यानी जो संधि करवाने वाले होते थे वो विदेश मंत्री। अक्ष पटलिक ये है ये लेखाकार। भीष गाधिराज ये वैद्य। बंदीपति भाट जो बई भाट जो जिनको बोलते हैं जो रिकॉर्ड रखते हैं। वैद्य यानी ये डॉक्टर की तरह है। ये अक्ष पटलिक ये लेखाकार है। और संधि विग्राहक है ये विदेश मंत्री है। अमात्य है वो प्रधानमंत्री है। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है वो है रावल जेतर सिंह। 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य। इसके शासनकाल में भूताला का युद्ध होता है जो उदयपुर में होता है 1227 ईस्वी के अंदर। ये युद्ध जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य होता है। और जो इल्तुतमिश है वो दिल्ली के गुलाम वंश का शासक है। यानी ये पूछा जा सकता है कि जेतर सिंह का जो युद्ध है वो दिल्ली के किस गुलाम वंश के शासक के साथ हुआ है? तो वो हुआ है इल्तुतमिश के साथ। ये जो भूताला का युद्ध है इसके अंदर जेतर सिंह की विजय हुई है। जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन से में जेतर सिंह की विजय की जानकारी मिलती है। यानी कि इस युद्ध की जानकारी जो है हमीर मद मर्दन जो ग्रंथ है जय सिंह सूरी का, उससे कंफर्म हो जाता है कि भूताला का जो युद्ध है उसमें जेतर सिंह है वो विजय रहता है। जो कर्नल जेम्स टोड है उसके अनुसार जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को 1231 ईस्वी में अंतिम रूप से पराजित किया। यानी इनका फिर से भी युद्ध होता है। तो 1931 ईस्वी में जेतर सिंह ने आहड़ के स्थान पर चित्तौड़ को अपनी राजधानी है वो बनाया है। यानी इल्तुतमिश ने जेतर सिंह के समय अटैक किया है तो जीत तो पाया नहीं है, इसलिए उसने नागदा को शायद नष्ट कर दिया है। कई जगह इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में आहड़ को नष्ट कर दिया है तो आहड़ के जगह वो अपनी राजधानी वो चित्तौड़ को है वो बनाता है। जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। यानी जो मध्यकालीन इतिहास है उसका गोल्डन पीरियड किसका काल है? जेतर सिंह का। जेतर सिंह के सेनापति है वो है बालक और मदन। अब नेक्स्ट शासक है रावल तेज सिंह जिसका शासनकाल है 1253 से 1273 ईस्वी में। तो जो मेवाड़ चित्रकला है उसमें प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय हुई। और इसका जो चित्रकार है वो है कमल चंद। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार पूछा भी जा चुका है। लास्ट के जो आरपीसी क्वेश्चन है उनमें आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कि जो मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है यानी जिसके अंदर चित्र बने हुए हैं तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसकी रचना 1260 ईस्वी में हुई है। किस शासक के शासनकाल में? तो तेज सिंह के। और इसका चित्रकार कौन है? कमल चंद। तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़ दुर्ग में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण है वो करवाया है। तो चलिए नेक्स्ट शासक पर चलते हैं। रावल समर सिंह 1273 से 1302 ईस्वी में। जो रावल समर सिंह है इसके दो पुत्र हैं, एक है कुंभकर्ण दूसरा है रतन सिंह। ये वो रतन सिंह है जो अलाउद्दीन के साथ युद्ध करता है। और ये जो अपने गोहिल वंश पढ़ रहे हैं इसका ये रतन सिंह है ये अंतिम शासक है। उसके बाद हमीर आएगा, राणा हमीर
जो यहाँ से छोदा वंश की स्थापना करेगा। और ये जो कुंभकर्ण है ये नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करता है, यानी ये मेवाड़ छोड़कर नेपाल चला जाता है। अब जो शासक है ये पढ़ते हैं हम। जो समर सिंह के बाद में जो शासक बनता है रावल रतन सिंह, जिसका शासनकाल मात्र 1-1.5 साल ही रहता है, 1302 से 1303 के अंदर। ये गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है, वो कौन है? रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1303 ईस्वी के अंदर। और ये आक्रमण क्यों होता है, इसके जो कारण है वो यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें 1 नंबर कारण है वो है साम्राज्य विस्तार की नीति। यानी अलाउद्दीन था वो साम्राज्य विस्तार की नीति में विश्वास रखता था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है दिल्ली, गुजरात व मालवा के राजमार्ग पर स्थित होना। ये दिल्ली हो गई और ये अपना अगर अपने राजस्थान मान लेते हैं, यहाँ मेवाड़ पड़ता है, ये मेवाड़ हो गया। तो ये गुजरात है वो मेवाड़ के पास में यहीं पड़ता है, तो यहाँ से ये आएगा तो ये मेवाड़ से होके ही गुजरात जाएगा। और यहीं ये पास में मालवा है, तो इससे ये दोनों पे कंट्रोल है वो रखा जा सकता है। चित्तौड़ का सामरिक महत्व व आर्थिक महत्व। सामरिक ये इनके बीच में पड़ता है, इधर से बाहरी आक्रमणकारी आए वो भी यहीं सबसे पहले अटैक करेंगे। यहाँ भी कुछ एरिया और पड़ते हैं जो सिरोही वगैरह। और जो तत्कालिक कारण है, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो कारण है वो है पद्मिनी प्रकरण। अब ये ज़्यादा सही तो नहीं मानते हैं जो मेन इतिहासकार है, लेकिन जो पद्मावत जो ग्रंथ है उसके अनुसार यही है। और जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी जो कारण रहता है वो पद्मिनी प्रकरण ही रहता है। जो पद्मिनी प्रकरण है इसका उल्लेख है वो मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में मिलता है। ये जो पद्मावत फिल्म है वो भी इसी ग्रंथ के ऊपर ही बनी है। पद्मावत के जो लेखक है वो मलिक मोहम्मद जायसी। और ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये अवधी भाषा के अंदर है वो लिखा गया है। इसकी रचना 1540 ईस्वी में की गई है, यानी 16वीं शताब्दी के अंदर। इस ग्रंथ की रचना अलाउद्दीन के आक्रमण के 237 वर्ष बाद की गई है। और ये शेरशाह सूरी के काल में की गई है, यानी लगभग आप मान लीजिए कि 250 साल तक पहुंच गई ये बात। तो उसके बाद इसकी रचना की गई है। तो इस ग्रंथ की जो सही जानकारी है वो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक ये जानकारी सही है। यानी 250 साल बाद कोई बात को सुनकर लिखा गया है, यानी उसका सिर्फ वर्णन किया गया है। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार रावल रतन सिंह का विवाह हीरामन तोते की मध्यस्थता से सिंहलदीप यानी श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के साथ होता है। पद्मावती सिंहलदीप के राजा गंधर्व सेन व चंपावती की पुत्री थी। ये अगर अपने भारत का मैप देखें तो ये यहाँ राजस्थान मानते हैं अपने, और ये यहाँ पे हो गया श्रीलंका। तो यानी कि यहाँ से राजा आएगा रावल रतन सिंह पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, और यहाँ श्रीलंका में जाके शादी करेगा। तो ये जो बात है ये लगभग गलती है, आप मानिए, लेकिन आरपीएस इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो इसी के आधार पर ही हमें आंसर वो देने पड़ेंगे। बाकी ये बताते हैं कि ये जो तोता है वो यहाँ का रहने वाला होता है, वो यहाँ से उड़ के मेवाड़ पहुँचता है, यहाँ वो चीज़ें बताता है, फिर वो राजा यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ शादी करता है, फिर वो वापस आता है। तो इतना तो समय ही नहीं होगा, क्योंकि वो 1302 में तो शासक ही बनता है और 1303 में सब कुछ खत्म ही हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बातें कितनी सही है। रावल रतन सिंह के दरबारी संगीतकार राघव चेतन तांत्रिक है, उसकी कुदृष्टि रानी पद्मिनी पर गिरने लगी थी, जिस वजह से रतन सिंह ने राघव चेतन को देश निकाला है वो दे दिया था। राघव चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाने का कार्य किया था। यानी कि जो पद्मिनी है उसके सौंदर्य का वर्णन है वो राघव चेतन जो है इसने पद्मिनी का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया है।
जनवरी 1303 से अगस्त 1303 तक लगभग 8 माह तक अलाउद्दीन ने वो चित्तौड़ के ऊपर घेरा डाल के रखा था। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण चित्तौड़ का शासक रावल रतन सिंह अपने 2 सेनापतियों गोरा व बादल जो चाचा भतीजा है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अंदर भी 2 चीज़ें आपको मिलेंगी कि एक जगह तो ये बताते हैं कि जो चित्तौड़ है वहीं गोरा और बादल है वो लड़ते हुए युद्ध में मारे जाते हैं। कई जगह आपको ये भी मिलेगा कि जो अलाउद्दीन है वो रतन सिंह को धोखे से दिल्ली ले जाता है और जो गोरा और बादल है वो उनको डोली लेकर जाते हैं और छुड़ा के लेकर आते हैं, तो इनकी मृत्यु है वो दिल्ली में होती है। तो जो पद्मावत ग्रंथ है वो तो यहाँ मृत्यु का प्रमाण बताता है, लेकिन और भी कई जानकारी हैं वो दिल्ली में बताते हैं। तो लेकिन आपको ये इसी युद्ध के अंदर माना जाएगा भी जो गोरा और बादल है वो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद रानी जो पद्मिनी है वो 1600 राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर है वो करती है और यह जो साका और जोहर जो है ये प्रथम है वो चित्तौड़ का माना जाता है। प्रथम माना जाता है। साका प्रथम माना जाएगा तो जोहर भी प्रथम ही है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का शासक है वो नियुक्त है वो कर दिया था। उसके बाद इस किले का नाम है वो बदल दिया और खिजराबाद है वो रख दिया। तो आप बताइए कि जालोर के किले का नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था। खिजर खान ने चित्तौड़ दुर्ग पर आवागमन के लिए गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण है वो करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में दाहिबा पीर दरगाह का निर्माण है वो करवाया था। इसी दरगाह पर एक अभिलेख लिखा हुआ है जिस पर दुर्ग का नाम खिजराबाद अंकित है। यानी इस बात की जानकारी कि चित्तौड़गढ़ के किले का नाम क्या रखा गया था, खिजराबाद। ये इसी जो दरगाह है यह दाहिबा पीर की जो दरगाह है ये चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। खिजर खान ने इस दुर्ग में एक मकबरा बनवाया था जिस पर एक अभिलेख भी है वो उत्कीर्ण है। इस अभिलेख में अलाउद्दीन को सिकंदर एसानी यानी विश्व विजेता, द्वितीय सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक ये कहा गया है। यानी कि अलाउद्दीन को सिकंदर एसानी, द्वितीय सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक किस अभिलेख में कहा गया है। तो जो अभिलेख है वो ये जो दरगाह है इसके ये जो मकबरा बना हुआ है इसके ऊपर जो अभिलेख उत्कीर्ण है उसके अंदर कहा गया है। ये कहाँ उत्कीर्ण है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अलाउद्दीन के दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो जो है वो अपनी पुस्तक जो खजाइन उल फुतूह है उसका दूसरा नाम है तारीख ए अलाई, उसके अंदर अलाउद्दीन व पद्मिनी के नाम का उल्लेख है वो करता है, जिसके अंदर अलाउद्दीन को सुलेमान व पद्मिनी को सेवा नाम से लिखता है। यानी ये जो बात है ये सत्य है। जो पद्मावत जो ग्रंथ है उसकी भी पुष्टि करता है ये घटना तो है वो जरूर हुई है। यानी 2 जगह इस बात के प्रमाण वो मिलते हैं, तो इससे ये बात है वो साबित होती है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने खिजर खां के स्थान पर मालदेव सोनगरा है उसको चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त है वो कर देते हैं। यानी 1311 ईस्वी तक खिजर खां रहता है, उसके बाद में जो मालदेव सोनगरा है वो यहाँ का शासक है वो बन जाता है। 1326 ईस्वी में राणा हमीर यानी जो सिसोदिया वंश का संस्थापक है वो मालदेव सोनगरा है उसके पुत्र जैसा को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और यहीं से सिसोदिया वंश की जो स्थापना है वो चित्तौड़गढ़ में हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे राणा हमीर सिसोदिया वंश नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो है वो मिलती रहेगी।